हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल वेब चैनल साक्षी मीडिया। स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पेशल शो मास्टर क्लास में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री की जड़ों को बेहतरीन बनाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल .in के फाउंडर मिस्टर अभिषेक रंजन की। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू सो मच शाहीन और आपकी टीम को कि आप एक बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और नो डाउट मैं आपकी वीडियोस अभी मुझे मौका मिला देखने का, तो आपके इनिशिएटिव को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रखें। ये हमारी बेस्ट विशेष शुरुआत में ही। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। सर, सबसे पहला और अहम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रहने का फैसला आपने क्यों लिया? तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ने का जो फैसला मेरा था वो बहुत ही पर्सनल था। पर्सनल ये कि क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई है, बिल्कुल एक टिपिकल गांव जिसकी कल्पना आप करते हैं कि जहाँ पे बिजली नहीं होगी, जहाँ पे सड़क नहीं होगा, जहाँ के स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होगी, जहाँ पे लैब नहीं होगा। तो ऐसे जगह से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है और मैंने वहीं से पढ़ाई करके और मुझे जब मौका मिला कि मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाऊँ पढ़ूँ, तो एक अंदर से फीलिंग आई कि जिस जगह से हम निकले हैं, जिसकी वजह से निकले हैं, वो है टीचर्स। अगर मुझे कोई एक शिक्षक नहीं मिलता, जो हमें गाइड करने वाले नहीं होते, तो शायद आज हम आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे होते। तो मुझे लगा कि हमें ऐसे सरकारी स्कूल के साथ काम करना चाहिए, ऐसे उन टीचर्स के साथ काम करना चाहिए जो शायद मेरे जैसे करोड़ों अभिषेक को वो बना रहे हैं, गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मन किया कि हम इस फील्ड में काम करें। तो इनिशियली मेरा जो ज़्यादा एक झुकाव था कि हम पॉलिसी में ज़्यादा पॉलिसी वर्क को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि हम कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट होकर काम करें और एक ऊपर से चीज़ों को देखें। लेकिन फिर अंदर से आया कि नहीं, हमें ग्राउंड पे जाके काम करना चाहिए और फिर वो मेरी यात्रा शुरुआत हुई और स्कूली शिक्षा से जुड़ा और बीते 8 वर्षों से काम कर रहा हूँ। जी, आपने बताया पिछले 8 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप एक नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कुछ बताना चाहेंगे नीति आयोग के बारे में और उससे अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में? नीति आयोग ने देश के ऐसे 112 जिलों की पहचान की जो कहीं न कहीं जो एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंगली उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो उसका पूरा एक इंडेक्स बनाया उन्होंने। और मैं एजुकेशन की बात करूं तो बहुत छोटे-छोटे इंडिकेटर्स थे। जैसे पहला इंडिकेटर था कि क्या उस जिले में बच्चियों के लिए टॉयलेट है क्या? शौचालय है क्या? गर्ल्स टॉयलेट है क्या? तो नहीं है बहुत सारी जगहों पे। उसमें एक इंडिकेटर था क्या कि क्लास 5 के बच्चे क्या क्लास 6 में जा पा रहे हैं क्या? उनका रिटेंशन रेट कैसा है? क्लास 8 के बच्चे क्या 9th में जा पा रहे हैं क्या? तो रिटेंशन रेट की स्थिति बहुत खराब थी। क्लास 3, 5, 8 के बच्चों का जो लर्निंग लेवल होता है मैथ, लैंग्वेज में, उसकी सिचुएशन क्या है? वो जब उन्होंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि इन जिलों में बहुत स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ की महिला साक्षरता की दर कैसी है? नहीं है। क्या क्लास का जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, उसके शुरुआती 1 महीनों में बच्चों को कोई टेक्स्ट बुक मिल जाता है क्या? नहीं मिल पाता है। तो ऐसे 8 इंडिकेटर्स थे जिनको एक वहाँ पे बच्चों का और शिक्षकों का अनुपात क्या है, पीटीआर जिसको बोलते हैं, क्या वो अनुपात सही है क्या? तो नहीं है। 112 जिले चिन्हित किए गए और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना की शुरुआत की और उस कार्यक्रम से मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला 2018 में। और एक संस्था के साथ मैं जुड़ा और बिहार में अररिया जिला में मैंने काम किया। मैंने मध्य प्रदेश में दमोह और बड़वानी है, दमोह बुंदेलखंड में एक जिला है और बड़वानी एक वनवासी ट्राइबल इलाका है जो इंदौर के पास है। तो जिन जिलों में मैंने काम किया वो बहुत ही रोचक थे, बहुत ही यूँ कहें कि मैंने अपने लाइफ का सबसे बेहतरीन लम्हा वहीं पे बिताया। और वो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ऐसे पार्टनरशिप में वो कार्यक्रम चल रहा था। तो उसमें जो मेरा जुड़ाव था तो उसमें हमने देखा, खास करके मैं अपना अगर अनुभव बताऊं कि अररिया की बात करूं, तो अररिया में मैंने एक जॉब में देखा कि वहाँ पे
बड़ी संख्या में बेटियां जो हैं वो स्कूली शिक्षा से महरूम है, वहाँ पे नहीं जा रही जी। हैं। मैंने देखा कि इतने अभाव के बीच भी हमारे टीचर्स बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम न केवल कर रहे हैं बल्कि कम्युनिटी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब मध्य प्रदेश में था, जिस बड़वानी जिला की बात कर रहा था, वो वो रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। वहाँ पे पास का जो एयरपोर्ट है वो भी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपको उस जिला के हेडक्वार्टर तक पहुंचना है तो आपको कम से कम 180 किलोमीटर से ज्यादा आपको बस से ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो भी आपको उतना ट्रैवल करना पड़ेगा। बहुत सारे इलाके में अभी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं। तो वैसे जगहों पे काम करने का एक अलग ही लर्निंगफुल एक्सपीरियंस था मेरा। और उस प्रोग्राम को शुरुआत करने के पीछे भी मकसद यही थे कि देश के ऐसे जो हमारे जो पिछड़े हुए जिले हैं, उनको हम एक आकांक्षी बनाए, एक एस्पिरेशनल बनाए कि वो भी चाहे कि हाँ हमें भले अभी तक पीछे थे लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। तो उस दृष्टि से काम करने का मौका मिला और वहाँ पे एक बेहतर मेरा अनुभव रहा काम करने का। आपने अभी बताया कि बिहार में जब आपने काम किया था एक गांव में, तो वहां आपका काम करने का जो एक्सपीरियंस था काफी रोचक था। तो आपने रोचक क्यों कहा? ऐसा कुछ बताना, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से रोचक था, या बस यूं ही? तो रोचक क्या मैंने इसलिए बोला कि जैसे एक स्कूल का मैं चूंकि नाम लेना थोड़ा सा उचित नहीं समझता हूँ प्रोफेशनली। ओके। मैं एक स्कूल में गया था, जी। तो हमने देखा कि वो स्कूल इतना शानदार काम कर रहा है, स्कूल में इतना बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन उसकी बातें उनके ब्लॉक के बाकी स्कूलों को भी नहीं पता। और जब मैंने उनसे बातचीत की, सारी बातचीत के बाद मैंने उनकी प्रशंसा की कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप बच्चों के साथ जिस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह के चीजें आप कर रहे हैं, जिस तरह से कम्युनिटी का सपोर्ट ले रहे हैं, समाज को साथ लेकर आप स्कूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बहुत ही न केवल स्कूल तक बच्चों के साथ संबंध रख रहे हैं बल्कि स्कूल के बाद भी बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, स्कूल में इतनी सारी गतिविधियां कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। उनका लाइन था, सर आज तक यही बातें मुझे कोई नहीं बोलने आया। तो एक मतलब नैरेटिव क्या था कि हमने केवल उनके काम की एक सराहना की। तो एक सराहना करने से भी उनको प्रोत्साहित करने का तो शायद अवसर उतना नहीं मिल पाया, लेकिन केवल उनके काम को अप्रिशिएट कर देने भर से उनकी उनके उनका मनोबल बढ़ा और उनको लगा कि हमें बेहतर करना चाहिए। वो आज भी हमसे कनेक्टेड है। एक और रोचक किस्सा बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल। हमने वहां पे जो हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, तो हमने एक मीटिंग बुलाई और एक मीटिंग था जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हमारी बातचीत थी। तो उस मीटिंग में बहुत सारे लोग जो थे वो बिहार में उसको मुखिया बोलते हैं, मुखिया लोग पहुंचे हुए थे, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधान बोलते हैं। जी। तो जब वो इकट्ठा हुए तो हमने उनसे बात की शुरुआत की कि सरकारी स्कूल के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, और उनको बताया सब कुछ। मेरी बात खत्म ही नहीं हुई कि उनके शिकायत शुरू हो गए। अरे सर, ये तो कोई टीचर आता नहीं है, स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं होती, बच्चे देख लीजिए 10वीं में चले गए, उनको कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हजारों शिकायतें। उनकी बातें मैंने चुपचाप सुनी लगभग 1 डेढ़ घंटे। और उसके बाद हमने कहा कि अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरी भी बात सुनिएगा। जी। हमने जब बोलना शुरू किया तो हमने उनसे कुछ सवाल रैंडमली, कोई बहुत पहले से सोच के नहीं गया था कि मैं ये सवाल पूछूंगा, जी। लेकिन हमने उनकी शुरुआत की कि आप एक बात बताइए कि आप आखिरी बार स्कूल में जाकर कब शिक्षक से मिले, कि स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या आपने जानने की कोशिश की? आप बता सकते हैं क्या कि आपके स्कूल में कौन ऐसा 2 बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज तर्रार है? आप बता सकते हैं कि इस साल आपके गांव के किस बच्चे को 10वीं में सबसे अधिक नंबर आए हैं, 12वीं में अधिक किसको नंबर आए हैं? क्या आप ये बात बता सकते हैं कि आप पिछले 4 साल से 3 साल से मुखिया है, आपने स्कूल के लिए क्या काम किया है? ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने पूछना शुरू कर दिया। कभी आपने पूछा कि टीचर से कि आपके स्कूल में बच्चों की संख्या कम क्यों है? आप बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कभी काम किए क्या? कभी आपका मन किया कि एजुकेशन ऑफिसर से जाके मिलके हम 4 मांग करके आए वहां से? आप में से कितने लोग हैं जो कभी मन करता है कि हम गांव के स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की बेहतरी के बारे में सोचें और उसके लिए हम कुछ प्लान करें? तो जब सवाल मैंने पूछना शुरू किया तो एक
एक अजीब सी मतलब शांति थी पूरी हॉल में, कोई नहीं बोल पा रहा था। और फिर एक व्यक्ति खड़े हुए कि हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं, गलती हमारे तरफ से भी है, अब बताइए हमें क्या करना होगा। तो ये सब भी अनुभव आए, और इन जिलों में ये जिले किसी से कम नहीं है। यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं है कि बच्चे कोई दूसरी ग्रह से आए हैं, नहीं, ये बच्चे भी वैसे ही, ये लोग भी काफी पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन ये जिले पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने स्टेटस को ही मेंटेन करना अपना नियति समझ लिया, कहा कि अब तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और ये न बढ़ने की जो उनकी सोच थी उसी वजह से शायद वो पीछे रह गए। तो हमने उस माइंडसेट को ऊपर थोड़ा सा एक काम किया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मेरे अनुभव में रहे लगभग साल सवा साल के काम। थैंक यू अपना ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अभी आप मोटिवेशन की बात कर रहे थे, तो पिछले 8 सालों में आपकी लाइफ में भी बहुत से ऐसे फेज आए होंगे जब आपको लगा होगा कि काम बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, शायद नहीं हो रहा है तो मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा होगा जो आपको इस काम करने के लिए मोटिवेट करता रहा होगा। उस मोटिवेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज थी जो आपको मतलब धक्का देता रहा कि नहीं, चलते रहो, अपने आप चीजें सिंपल होती जाएंगी। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये है, और बहुत ही मैं पर्सनल सवाल इसको मानता हूँ। ओके। शाहीन, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की, ओके। और वहां से पढ़ने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास। जी। अ, जिस समय मैं एजुकेशन में काम करने के लिए निकल रहा था, उस समय एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक थिंक टैंक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, जी। मैं वहां पे काम करता था। जी। वो इंडिया की अभी रूलिंग पार्टी का वो थिंक टैंक माना जाता है, जी। जहाँ पे मैंने काम किया। आदरणीय अभी राष्ट्रपति जी हैं, वो हमारे उसके कर्ता धर्ता थे, मैं उनके नेतृत्व में काम करता था। वहाँ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे। लेकिन उसको छोड़कर किसी गांव में जाकर काम करने का जो फैसला था वो बहुत डिफिकल्ट था। बेशक। तो उस समय का मोटिवेशन ये था कि नहीं, मुझे मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। मुझे पहचान क्या बनानी है कि मुझे ऐसा फील होता था कि मेरी अपना, मैं अभी जो कुछ भी हूँ शायद वो किसी पे डिपेंडेंट हूँ बहुत ज्यादा, जी। किसी की मर्जी से मैं काम कर रहा हूँ, किसी की वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, हमारी कोई दक्षता नहीं थी, ऐसा मुझे फील होता था। तो एक काइंड ऑफ स्वाभिमान भी अंदर में से था, और ऐसा नहीं था कि वहां पे मुझे कोई परेशानी हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि हम रैंडमली काम कर रहे हैं जॉब करने के लिए। लाइफ में बहुत सारी, मैं अपना सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने आज तक कभी सरकारी नौकरी के लिए बहुत कम ही कोशिश की। शुरुआत के दौर में किया था अपने 12वीं तक के या ग्रेजुएशन के फर्स्ट 1-2 साल, लेकिन हमेशा सोचा कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। जब उसके बाद जब एजुकेशन में पिछले 8 साल 7 साल की जो भी आप जर्नी देखेंगे, उसमें कई बार ऐसे मौके आए जब मुझे कहा गया कि तुम कोई और ऑप्शन चुन लो। मेरे पास थे ऑप्शन, मेरे काफी बताते हैं लोग कि तुम पॉलिटिकली बहुत साउंड हो, तुम पॉलिटिक्स में जा सकते हो। आप मेरे दोस्तों से बात करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं हमारे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, अभिषेक पॉलिटिकल कैरेक्टर है। लेकिन ठीक है, हम पॉलिटिकल हो सकते हैं माइंडसेट के आदमी, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में कोई अभी तक इंटरेस्ट नहीं बना कि मैं उस फील्ड में जाऊँ। तो अब डीमोटिवेशन वाला कहाँ से फैक्टर आता है, मैं आपको बताता हूँ। 2-3 चीजें। जब जब मेरे घर वाले पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम करते क्या हो, जब कोई रिलेटिव पूछता है कि अच्छा बताओ तुम करते क्या हो, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार उनको लगता है अच्छा तुम टीचर हो गए हो। नहीं नहीं, हम टीचर नहीं है, हम टीचर के टीचर हैं। अच्छा, टीचर के टीचर कैसे हो जा सकते हो, तुमने तो कोई डिग्री नहीं ली वैसा। जी। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अब धीरे धीरे उनको ये समझ में आ गया है कि शायद कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे शिक्षा में कुछ हो रहा है, या शिक्षा में कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ में इसकी रोजी रोटी भी चल रही है। अब ये समझ बन गई है लोग। दूसरी जो सबसे ज्यादा हमने स्टेक होल्डर्स के साथ जो काम किया, जैसे सोसाइटी के जी। बीच में काम किया, टीचर्स के बीच में काम किया, ऑफिसर्स के बीच में काम किया, तो वहां पे क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू आता था कि हमारा जो रोल होता था काइंड ऑफ कंसल्टेंट टाइप का रोल ज्यादा रहता था, या यूं कहें कि किसी को सपोर्ट करना, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना, एक सपोर्टिव माहौल बनाना। जी। अब वहां पे कई बार होता था कि लोग आपकी बातें क्यों सुनेंगे, आप तो आ गए हैं, आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर के लोग हैं, जी। आप एनजीओ वाले हैं, है ना, आप पता नहीं क्या सोच के आए, आपका एजेंडा क्या है। वैल्यू नहीं होती उतनी। यूनिवर्सिटी बनाने में बहुत बहुत कठिनाई आई, और उसमें बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट है, जो मैं एक स्कूल में गया था, और
मैं बनारस में तब काम करता था, बनारस यूपी में, और एक स्कूल में गया और स्कूल के टीचर ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। तो मुझे थोड़ा मतलब अंदर में किसी को भी बुरा लगता है, पूरी एक ग्रुप में बिठा के अगर कोई बोले, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहा, उनकी बातें सुनता रहा। जब उनकी बातें खत्म हो गई, बोले अब मतलब आपको तो एकदम लग रहा है कि मौन व्रत हो गया, अभी तो कुछ बोलिए। तो मैंने कुछ बोलना शुरू किया, मैंने उनको समझाया कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। उनको सारी बातें जब समझाई तो सेम व्यक्ति जो हम मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वही बोले कि अभिषेक जी सबसे खास बात क्या लगी कि आपने हमारी बातें सुनी, आप हर बात को मुस्कुराते हुए सुनते रहे, और ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और शायद मेरे लिए भी एक लर्निंग है कि हम आज के बाद कम से कम कोशिश करेंगे कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है वो समझे। तो ऐसे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस आए हैं जहाँ पे आपको एब्यूजिव लैंग्वेजेस का सामना करना पड़ा हो, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो, करियर में भी ऐसे मौके आए कि लगातार अच्छा काम कर रहे थे, फिर उसका कभी कोई एडवांटेज नहीं मिला क्योंकि बहुत पैशनेटली हम टीचर्स बच्चों के लिए ही काम करते रह गए। कभी प्रोफेशनल ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं सोचा कि नहीं हम जो काम करें उसको करें। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए, लेकिन हाँ कुल मिला के एंड ऑफ द डे ये ध्यान में आ रहा था कि अभिषेक तुम्हारे काम से अगर एक टीचर इन्फ्लुएंस हो गया ना, तो एक टीचर कम से कम सैकड़ों बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, महत्वपूर्ण वो टीचर है, उनके लिए काम करो और वही काम करो। सर, एक अहम सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे। अगर आपको कभी मौका मिल जाए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कोई 3 चीज या तो हटा दो या उसको चेंज कर दो, तो क्या करना चाहेंगे आप इसमें? चेंज करने का जो मुझे मैं चेंज थोड़ा शब्द या हटाना एक उसको या थोड़ा ऐड थोड़ा करना सा चाहें, ऐड करना चाहें? मुझे एक चीज जो लग रहा है कि अगर कोई चेंज करना चाहे आज के समय में, जी। तो मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करूं सरकारी स्कूल के प्रति। पहला चीज, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके पीछे के कारण बताता हूँ कि पहले शिक्षा जो था वो समाज का विषय, शिक्षा के बारे में समाज ही चिंता करता था। समाज के बीच में ही ऐसे कोई लोग होते थे जो पहले अगर गुरुकुल सिस्टम को भी देखेंगे तब भी और आज भी, कि वो एक कोई गुरु होता था, उसकी सारी व्यवस्थाएं समाज करता था। उस गुरु का काम ये नहीं था कि वो पैसे लेके बच्चों को शिक्षा दे, वो पूरे समय उसको पढ़ाता लिखाता था और उस स्कूल में जो भी उसकी सुविधाएं होती थी वो सारा सामान देता था। और अंत में वो कोई गुरु दक्षिणा मांगता था, तो गुरु दक्षिणा में बहुत तरह की चीजें, और गुरु दक्षिणा से जुड़े हुए बहुत सारी कहानियां हैं जिसको लेकर हम वाद विवाद भी करते हैं आजकल। लेकिन कहने का सेंस क्या था कि एक टीचर का काम केवल था पढ़ाना और सोसाइटी उसकी चिंता करती। जो गुरुकुल होता था, जो आज के दिन में स्कूल कहें, उसकी चिंता समाज करता था। आज के दिन में क्या हो गया, चेंज हो गया। जिस स्कूल को समाज के लोगों ने, मैं ग्रामीण इलाकों की बात करता हूँ, गाँव की बात करता हूँ, कि जिस गांव के स्कूल को समाज के लोगों ने जमीन दी, समाज के लोगों ने भवन बनाए, आज जिस, मैं बार बार कई बार बातचीत में बोलता भी हूँ कि जिस स्कूल को आपके बाप दादा ने बनाया, उसी स्कूल को आप बर्बाद करने में लगे, या आप उसको सपोर्ट नहीं करते तो भी, तो वो भी तो एक बर्बादी है ना। तो एक तो है कि सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना चाहता हूँ कि वो समाज फिर से शिक्षा की ऑनरशिप ले। पहला नंबर चीज, स्कूलों के बारे में सोचे, स्कूलों में कोई भी दिक्कत है उसको पूरा करने के लिए वो आगे आए, शिक्षकों से लगातार संवाद करें, बच्चों के हितों की चिंता करें। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि गांव में अगर स्कूल टाइम में अगर हम घूमते फिरते मिल जाते थे, तो मुझे गांव के लोग, कई लोग टोकने के लिए मिल जाते थे, वो गांव पे शिकायत कर देते थे घर पे कि आपका बेटा घूम रहा था गाछी में, बगीचा में, है ना, और बड़ी डांट भी सुनते थे, ये भी होता। लेकिन आज के दिन में क्या है, आज सेम गांव में कोई नहीं पूछता, एक दूसरे की कोई चिंता नहीं करता। तो मेरा अगर एक चीज हो कि माइंडसेट बदले, माइंडसेट बदलने से स्कूल सोसाइटी का रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होगा। दूसरा एक जो चीज जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, जो करना चाहेंगे अगर मौका मिला तो, और जिसके एडवोकेसी में लगातार करता रहता हूँ, कि आज 21वीं सदी में कोई भी स्कूल बेसिक संसाधनों से विहीन ना हो। एटलीस्ट बेसिक रिसोर्सेज तो हर स्कूल में होना ही चाहिए। एक स्कूल में 5 कमरे, अगर प्राइमरी स्कूल है तो 5 कमरे तो होना ही चाहिए। एक स्कूल में अगर प्राइमरी स्कूल है तो 5 टीचर तो होना ही चाहिए। एक स्कूल है तो वहां पे बच्चों को पीने की पानी, साफ पानी हो, है ना, बच्चों को खेलने का छोटा सा ही क्यों ना हो लेकिन मैदान हो, है ना, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा हो। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से छोटी सी चार दीवारी हो जहाँ पे बच्चे थोड़ा सेफ महसूस कर सके।
तो रिसोर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों को रिसोर्सफुल बनाना चाहिए, और इसके लिए दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है करना। वो है कि बजट को बढ़ाना, शिक्षा का बजट कम से कम जीडीपी का 6% का होना ही चाहिए, और साथ ही साथ में हर स्कूल को रिसोर्स के जनरेट करने का भी मौका देना चाहिए, और साथ ही साथ में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को, दोनों को उसको इतने रिसोर्सेस जरूर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो बेहतर हो सके। अभी सरकार बहुत सारे कदम उठा भी रही है, खास करके अभी समग्र शिक्षा आने के बाद हर स्कूल को कंटीजेंसी फंड में जितने बच्चे हैं उसी को अकॉर्डिंगली उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं। पहले 5,000 10,000 मिलता था मैक्सिमम, आज के दिन में मिनिमम 12,500 रुपया मिल रहा है, और उसके अलावा भी कुछ कुछ फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन आज भी दिक्कतें हैं। तो मेरा एक दूसरा चीज है कि संसाधनों से लैस करना, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है कि भारत में टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए। और स्टैंडर्ड प्रोसेस होना का मतलब क्या है कि परमानेंट टीचर्स बहाल हो, बहुत ही हाई क्वालिटी के टीचर्स बहाल हो, और टीचर्स को एक हाईली पेड जॉब के तौर पे उसको पहचान मिले। सम्मान तो दे ही, लेकिन उसको हाईली पेड जॉब जब तक नहीं बनाएंगे हम अपने देश का भविष्य बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो ये तीन चीजें हैं जो मैं बदलाव के रूप में देखना पसंद। जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी सर, कि आप ही की तरह बहुत से ऐसी यूथ भी हैं और कुछ बड़े भी हैं जो ऐसे एनजीओ या फिर ऐसी किसी कामों में लगे हुए हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज करना चाहेंगे, उनके मोटिवेशन के लिए, उनके प्रोत्साहन को उन्हें कुछ कन्वे करना चाहेंगे आप? जो भी यूथ है, जो जिन तक भी मेरी बात पहुंचेगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको दो बातें कहना चाहूंगा। पहला नंबर चीज, इस सोसाइटी ने आपको जिस भी लेवल तक अभी तक आप पहुंचे हैं उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान है, आप उसको मत भूलिए। आप नहीं भूलेंगे, ये एक पहली शर्त होनी चाहिए आपकी लाइफ में। और जब नहीं भूलेंगे तो क्या करेंगे, आपके मन में आएगा कि जिस समाज ने हमें इतना कुछ दिया उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। एक तो है कि कुछ करने की सोचिए समाज के लिए, जिस समाज ने आपको बनाया, जिस समाज ने आपको सारी व्यवस्थाएं दी। और जब आप कुछ करने के बारे में जब सोच लें तो मैं आपसे बोलूंगा कि किसी सरकारी स्कूल के बारे में जरूर सोचें, सरकारी स्कूल के लिए कुछ करें। इसलिए नहीं करें कि वो दया के पात्र बने, आप नहीं, वो बहुत डिजर्व करते हैं आपके अटेंशन। आप अगर खूब पढ़े लिखे लोग हैं तो कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के किसी सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ के टीचर से बात करिए, वहाँ के बच्चों से बात करिए, पूछिए कि आपको कोई आवश्यकता है क्या, आप कुछ कर सकते हैं क्या, उनको किसी 2-4 बच्चों को कोई गाइडेंस की जरूरत है तो आप मदद कर सकते हैं क्या, बच्चियों की शिक्षा को लेकर अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं क्या हम अपने जीवन में किसी 5 बच्चियों के या बच्चों के प्रॉपर गाइड के साथ उसको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं क्या। तो यही 2 निवेदन है कि आप जिस समाज ने आपको सब कुछ दिया उसके लिए कुछ करने की सोचिए, और जब कुछ करने की सोचिए तो आप स्कूल के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे का स्कूली शिक्षा अगर आपने उसमें मदद कर दी, निश्चित तौर से उसका पूरा जीवन बेहतर हो सकता है। और सरकारी स्कूल इनिशिएटिव के जरिए हम यही कोशिश करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि कैसे हम सरकारी स्कूल के साथ समाज को जोड़े, और समाज को जोड़ते जोड़ते हम सरकारी स्कूलों के बारे में एक अच्छी नैरेटिव बना सके जहाँ पे सरकारी स्कूल समाज का एक अभिन्न अंग समझा जाए, ये नहीं कि अलग एंटिटी की बात। तो ये मेरी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे शो पे आने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच शाहीन, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर मेंशन करें। एजुकेशन और जॉब रिलेटेड किसी भी न्यूज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल शाप्सी मीडिया से।